अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, जिसके अंदर हम कवर करेंगे C++ एज अ लैंग्वेज। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोर्स। एज टर्म जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग जो है वो किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग जिसको टिपिकली कोडिंग भी कहा जाता है। यूजुअली कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हम उसको इंस्ट्रक्ट ना करें या उसको प्रोग्राम ना करें कुछ करने के लिए। फॉर एग्जांपल नीचे पिक्चर के अंदर देयर इज अ कंप्यूटर एंड देयर इज अ प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर है उसका काम ये होता है कि वो कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन बताए कि उसको ये टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं, एंड जो मशीन है वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्रामर जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंगली बिहेव करती है, अकॉर्डिंगली उस टास्क को परफॉर्म करती है। तो नंबर वन, जो टर्म है प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं, ठीक है, उसको अगर डिफाइन किया जाए तो जस्ट इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क। एक अगेन एक टर्म है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो ये कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करती है। जनरल टर्म में हम इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं, आजकल मोबाइल के अंदर इनको ऐप्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे ऑल एक और टर्म सॉफ्टवेयर भी कहलाती है। दे और ऑल्टरनेटिव टर्म जिनका मतलब यही है कि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सके। तो उन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर को हमें प्रोग्राम देना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और वो प्रोग्राम बनाने वाला यूजुअली प्रोग्रामर कहलाता है। बट अगेन देयर इज अ वास्ट फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर सिर्फ प्रोग्रामर ही इन्वॉल्व नहीं है। देयर आर बंच ऑफ पीपल जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं विच लीड इनटू एन एक्चुअल ऐप और प्रोग्राम। बट इवेंचुअली किसी और कोर्स के अंदर आप जरूर कवर करोगे कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके नाउ, अब कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शंस हमें देनी है तो डेफिनेटली हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूजली हम जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस तरीके की होती है जिसको ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सके और कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करवाया जा सके। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होता, इसके पीछे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। यूजुअली कंप्यूटर जो है उसकी बेसिक लैंग्वेज यानी उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी कोड भी समटाइम्स कहते हैं, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज या हमारी नेचुरल लैंग्वेज के करीब होती है, और हम उस नेचुरल लैंग्वेज को फाइनली कन्वर्ट करवाते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। इस काम के लिए एक ट्रांसलेटर यूज होता है, ठीक है, जो जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें। So we have to go from all these terms, programming languages, binary languages, translators. So one by one हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। Let's start with binary code या binary language. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, as I already discussed. बाइनरी कोड जो है उसकी सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, 1 and 0. 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस समझता है, यानी अगर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो करंट के फ्लो को वो अंडरस्टैंड कर पाता है। अगर करंट का फ्लो इंटायरली जीरो की तरफ हो यानी इंटायरली लो हो तो उसको जीरो कंसिडर किया जाता है, और अगर वो करंट जो है वो ऑन हो या हाई की तरफ हो तो उसको जो है वो 1 कंसिडर किया जाता है। तो नीचे एक ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी कोड को या बाइनरी पल्सेस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो करंट हाई है दो स्टेप्स में, सो ये दोनों 1 1 कहलाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर करंट जो है वो लो है,
तो ये ऑफ कहलाएगा या 0 कहलाएगा। अगेन 2 टाइम्स जो है वो ऑन है, देन 3 टाइम्स जो है वो ऑफ है, देन 1 टाइम जो है वो करंट हाई है या ऑन है, एंड देन 2 टाइम्स जो है वो करंट लो है या 0 है। तो कंप्यूटर को इस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है या समझाया जाता है कि करंट की जो है वैल्यूज से वो एक कोड क्रिएट करता है। जैसे इस पिक्चर के अंदर जो कोड जनरेट हो रहा है दैट इज 11011000100 ठीक है। देन दिस कोड इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, देन दोज नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर डॉक्यूमेंट्स। यूजली हम देख रहे होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को, यही 01 ऑडियो में भी कन्वर्ट होता है, यही 01 इवेंचुअली वीडियोस में भी कन्वर्ट होता है, और यही 01 जो है वो इवेंचुअली हमारे प्रोग्राम के को भी हम जो प्रोग्राम टाइप करता है वो भी इवेंचुअली 01 के अंदर ही कन्वर्ट होता है। तो इट्स वाइस वर्सा, ये कोड हमारी आउटपुट में डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जाके कन्वर्ट होकर हमें मिल रहा होता है, और जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट इवेंचुअली जाके इसी कोड के अंदर कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को मिलता है। अच्छा, ये कोड समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इवन ये नंबर आपको अगर नजर आ भी रहा है, ऑल्दो इसके कन्वर्ट करने के मेथड्स हैं, के लिए भी हमें एक्स्ट्रा कन्वर्जन करनी पड़ती है, विच टेक्स टाइम। So eventually, the point is we cannot communicate with computer in binary code. It's literally very difficult, not impossible, but very 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 difficult कि आप डायरेक्टली बाइनरी कोड में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करो। ऑल्दो अर्ली कंप्यूटर्स जो थे उनके अंदर प्रोग्रामर्स जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे उनके लिए ये थी एक्सेप्शन कि उनको बाइनरी कोड में ही इनपुट देना पड़ता था, और आउटपुट के लिए वो बाइनरी कोड पंच कार्ड के थ्रू आउटपुट ले रहे होते थे। लेकिन उस वक्त कंप्यूटर इतना केपेबल नहीं था जितना आजकल है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ जनरल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू मैनी मैनी पार्ट्स, लेकिन अगर हम इनको प्रिसाइसली देखना चाहें, एक टॉप व्यू में देखना चाहें, तो इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा कंप्यूटर की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, जो कि टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, येलो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट जनरल कंप्यूटर। यूजली हम कोई इनपुट देते हैं जो कि कंप्यूटर में एंटर होता है। देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, योर माइक्रोफोन, और भी बहुत सारी हैं जो कि इनपुट देने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। देन कंप्यूटर जनरेट आउटपुट। यूजली ये आउटपुट आपको आपके स्क्रीन मॉनिटर, इसको आपके यूजली जनरल टर्म मॉनिटर है, लैपटॉप में आप उसको स्क्रीन कहते हो, मोबाइल फोन में आप उसको स्क्रीन कहते हो। इसके अलावा आपके स्पीकर हो गए या आपके प्रिंटर्स हो गए, उनके थ्रू जनरेट होता है। ये तो वो पार्ट्स हैं इनपुट एंड आउटपुट जो कि आप नॉर्मली देख रहे होते हो, जो आपको नजर आ रहे होते हैं, जिनका आपको पता होता है कि इनके थ्रू आप इनपुट दे रहे हो या इनके थ्रू आप आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन इंटरनली कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है उसका प्रोसेसर, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसर का काम सारी इंस्ट्रक्शन चलाना, जो इंस्ट्रक्शन बेसिक इंस्ट्रक्शन होती हैं वो चलाना प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर इनसाइडली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, जिनमें एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है उसका काम है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वाली इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंपैरिजन स्टेटमेंट्स होती हैं, मींस कौन से नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर देन है या लेस देन है, या कौन से दो नंबर एक दूसरे से इक्वल हैं। इस टाइप के छोटे छोटे ऑपरेशंस जो हैं वो ये परफॉर्म कर पाता है। और कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि वो विद इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और बाकी जो कंप्यूटर है उससे कम्युनिकेट करवाने में, बाकी कंप्यूटर से कम्युनिकेट किस तरीके से होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन कंट्रोल का यूनिट बेसिकली एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की तरह होता है, जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भिजवानी है और कौन सी जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेस करनी है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 भेज रहा होता है, और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस हो चुकी है उनको बैक टू कंप्यूटर जो है वो भेज रहा होता है। बेसिकली सारे की सारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो सारे का सारा प्रोसेसर है, अगेन देयर आर सम कंपोनेंट्स मिसिंग, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगेन मैंने कहा कि टॉप लेवल डायग्राम है।
इंटरनली सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर और भी बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। बट बेसिकली सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है आपकी मेन मेमोरी से, जिसको आप रैम भी कहते हो, और दूसरे टर्म में इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये वो मेमोरी है, यूजुअली आप सुनते हो कि कंप्यूटर की रैम बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बट इट्स नॉट इंटायरली ट्रू। स्पीड आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसर और रैम दोनों पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हाँ, मेन मेमोरी वो मेमोरी है कि जब आप अपना पीसी स्टार्ट करते हो, पीसी स्टार्ट करते ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आपके सारे प्रोग्राम इस मेन मेमोरी या इस रैम में एग्जीक्यूट होते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या यूनिक्स या लिनक्स जो भी इंस्टॉल्ड है, वो आपकी मेन मेमोरी में लोड होता है। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम आप ओपन करते जाते हो, वो सारे के सारे इस मेन मेमोरी में ओपन रहते हैं। और ये मेन मेमोरी ही डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस मेन मेमोरी से ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, और इसी को कह रहा होता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो फैच करके लेकर आनी है। मेन मेमोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इंस्ट्रक्शन भिजवा रहा होता है, और एक एक करके वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और जो रिजल्ट होता है वो भी मेन मेमोरी को ही भिजवाया जाता है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पे आउटपुट या आपका प्रोग्राम जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा एक सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें जनरली तो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, लेकिन देयर देयर कैन बी अदर सेकेंडरी स्टोरेजेस, लाइक पिछले टाइम में फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, या आजकल के टाइम में हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स हैं या सीडी रोम्स हैं, सीडी ड्राइव्स हैं। ये सारी डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज में आ सकती है। सेकेंडरी स्टोरेज वो एरिया है जहां आपका प्रोग्राम या परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करते हो, तो वो आपका इंस्टॉल होकर जाकर सेव होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क के अंदर। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से वो प्रोग्राम जाकर लोड होता है आपकी रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी में प्रोग्राम लोड होने के बाद देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तब वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक एक करके इंस्ट्रक्शन भिजवाता रहता है, और अगेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंगली जो है वो इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो मेन मेमोरी को वापस भिजवाता रहता है। बट अगेन दिस इज जस्ट टॉप व्यू। इंटरनली कंप्यूटर की हर एक पार्ट मजीद और सब पार्ट में डिवाइडेड, इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज इट सीम्स हियर। लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शन समझने के लिए, हाँ, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों के लिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन समझनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में इनपुट कहाँ से आ रहा है, हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, और हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें सेव कर रहा है, या हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर क्या कुछ सेव कर सकता है या सेव करेगा। तो फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस किस तरह की ऑपरेशन चला सकता है, हमारे प्रोग्राम में कौन सी ऑपरेशंस ऐसी हैं या कौन सी लाइन्स ऐसी हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें प्रोसेसर यूज होगा या प्रोसेसर के पास हो जाएंगी। तो ये जनरल थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो तो आपको हर स्टेटमेंट का पर्पस जो है वो साथ के साथ क्लियर होता जाएगा कि वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, क्या वो इनपुट इंस्ट्रक्शन है या वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, या वो कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर का टाइम ले रही है, या वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर रहा है, या वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो मेन मेमोरी में कुछ जगह कंज्यूम कर रही है। तो वी विल सी, जिस जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी और कंप्यूटर का जो जो हिस्सा वो इस्तेमाल करती जाएंगी, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते जाएंगे। Okay, now types of programming languages. Generally, if you search internet for type of programming language, you will get various answers. Different type के आपको answers मिलेंगे, लेकिन generally जो सबसे highly discussed हैं, उनमें 3 types हैं, जिनमें आप जो generally discuss की जाती हैं। Then there are some writers जो इन categories को different और categories में भी divide करते हैं। So number 1 is machine language, second one is assembly language, and the third one is high level languages. So let's understand them one by one. Number 1, machine language. मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। बेसिकली जनरली तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीरोज एंड वंस में रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो जीरोज एंड वंस हैं वो सबसे पहले
स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं या नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। यूजली ये नंबर्स जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। अगेन नंबर सिस्टम की टाइप्स में एक टाइप बहुत ज़्यादा मशहूर है हेक्साडेसिमल। अपने आगे किसी एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स को। अगर नीचे ये पिक्चर को आप ऑब्जर्व करो तो ये नंबर 7F45 इट्स हेक्साडेसिमल कोड और हेक्साडेसिमल नंबर विच कंसिस्ट ऑफ नंबर प्लस अल्फाबेट्स जो कि A B C D E या F हो सकते हैं। तो बेसिकली ये बेस 16 की थ्योरी पे चलता है। वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर्स। स्पेशली कैरेक्टर डेटा टाइप के बाद इसको आस्की कोड समझने के लिए और इसके अलावा भी हम हेक्साडेसिमल कोड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी द सेकंड नंबर इज 4C46 इट कंटेन्स अ C। तो ये नंबर ही है। तो कह सकते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है। ठीक है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ कोड्स, कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स जो अल्टीमेटली जाकर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं जीरोस एंड वंस के अंदर। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स इंक्लूडेड इन दिस जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। यूजली जो मशीन लैंग्वेज है वो सबसे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो बेसिक ऑपरेशन वन एट अ टाइम परफॉर्म होते हैं। प्रोसेसर उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन जो है वो परफॉर्म करता है, लाइक एडिंग टू नंबर्स, सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स और मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स और कंपेयरिंग टू नंबर्स। जनरली मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक टाइप के कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज बनती है वो दूसरा टाइप का कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। सो हर कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज जो है वो अलग डिजाइन होती है। The second type of language is assembly language. असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। ठीक है, तो अगर कहीं टर्म हो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आपकी स्मॉल एब्रिविएशंस यूज की जाती हैं विच आर नियर टू इंग्लिश, नॉट एग्जैक्टली लाइक इंग्लिश बट नियर टू इंग्लिश। और ये भी बेसिक ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। क्योंकि हमारी मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नीचे इस कोड को देख सकते हो। इस कोड को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले लैंग्वेज इजाद की वो असेंबली लैंग्वेज ही थी। असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर स्मॉल एब्रिविएशंस यूज होती हैं जो कोडिंग को थोड़ा सा उस टाइम पे आसान कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल एक MOV मूव की इंस्ट्रक्शन विच कैन ट्रांसफर डेटा from one register or one memory location to another memory location, or it can transfer a number to a register, or it can transfer a number to a memory location. So there were different commands which were used. For example, INC stands for increment, जो एक number का इजाफा कर सकती थी. Now I'm again and again I'm using the term register. Registers is a kind of memory which we have not discussed yet, but it's present in the microprocessor. Registers microprocessors में होते हैं और सबसे बेसिक मेमोरी होती है। साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर इस मेमोरी को अपने ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता है। वो रजिस्टर्स होते हैं। दिस इज नॉट रैम, ठीक है, ये अलग टाइप की मेमोरी है। सो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है इट टुक द फर्स्ट स्टेप टू बी लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले मशीन कोड में ही कोडिंग होती थी या प्रोग्रामिंग होती थी। असेंबली लैंग्वेज तो पहली लैंग्वेज थी जिसने थोड़ा सा कोडिंग को आसान कर दिया। असेंबली लैंग्वेज को कोड को जब असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा जाता था या लिखा जाता जब है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम यूज होता है जिसको हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबलर जो है वो इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर है। जब आप असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखते हो देन असेंबलर का काम ये है कि वो उस कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से जो आप असेंबली में प्रोग्राम लिखते हो हमारे लिए तो आसान हो जाता है उसको लिखना, क्योंकि वो नियर टू इंग्लिश होता है, एब्रिविएशंस होती हैं एंड नंबर्स यूज कर सकते हैं, तो वो इजी, थोड़ा इजी हो जाता है प्रोग्रामर्स के लिए। लेकिन कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो प्रोग्राम एक असेंबलर जो क्या करता है उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। Then came the high level languages. As you can see कि ये कोड ठीक है, abbreviations हैं, कुछ words हैं, but still
इट्स नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, आप नॉर्मल पर्सन यहाँ पे इजीली पढ़ के उसको समझ नहीं पाता। So then came the high level languages. High level languages are still going on. When कुछ writers claim करते हैं कि now we have very high level languages which have more recent, more modern features than high level languages. But again depends on कि आप किस तरीके से बात को बयान कर रहे हो। पर high level languages वो languages हैं which are more like English languages. इनमें इंग्लिश के वर्ड्स मौजूद होते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस की साइन, माइनस की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, और जो मैथमेटिक्स में हम और नोटेशंस यूज करते थे वो नोटेशंस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स मिलकर ये लैंग्वेजेस बनती हैं। A single statement can do much more than assembly language means assembly language में अगर एक काम करवाने के लिए आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी पड़ती थी, तो हाई लेवल लैंग्वेज में उसी काम को करवाने के लिए आप शायद सिर्फ एक लाइन लिखो। सो हाई लेवल लैंग्वेज की एक लाइन एवरेजली असेंबली लैंग्वेज की 4 to 5 लाइन्स के बराबर होती है। फिर वी नीड अ ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर। अगेन ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, ठीक है। अगेन इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस स्टेप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर जो है ये काम किस तरीके से करता है। अगेन देयर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होते हैं कंपाइलर के मुकाबले में। नंबर 2, इंटरप्रेटर हर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और साथ में उसको रन भी कर रहे होते हैं। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को पहले रीड करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या एरर्स है तो हमें आइडेंटिफाई करता है, देन कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जिसको आप चला सको। कंपाइलर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इंटरप्रेटर पास्ट में यूज होते थे, बट देयर आर लैंग्वेजेस विच यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उनको समटाइम्स हाइब्रिड ट्रांसलेटर्स भी हम कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड ट्रांसलेटर्स यूज करती हैं, मीन्स वो कंपाइलर्स भी यूज करते हैं और इंटरप्रेटर्स भी यूज करते हैं, जिसमें एग्जांपल जावा की है। जावा का प्रोग्राम कंपाइलर यूज भी करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है। सो जावा इज यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट इंटरप्रेटर पास्ट में यूज हुआ करते थे, लाइक जीडब्ल्यू बेसिक इंटरप्रेटर यूज करती थी। कंपाइलर्स जो है वो रिसेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी हैं उनमें कंपाइलर्स ही यूज होते हैं। Now, there's an example how a high-level program looks like, how assembly programs look like, and how executable machine code look like. For example, ये जो example नजर आ रही है, class, triangle, then there's a bracket, then float, then surface, then return, then B, a static, and H, and then slash, which is basically division sign, 2, and then a colon, and then a bracket. Now we can see that ये high level language है और जो words हैं उनमें से हम 50% वर्ड समझ पा रहे हैं। क्लास वर्ड हमें फेमिलियर है, ट्राइंगल, फ्लोट, सरफेस, रिटर्न, एंड डिवीजन के साइन फेमिलियर है, ये ब्रैकेट फेमिलियर है, कर्ली ब्रेसेस हमने पहले देखे हुए हैं मैथ्स में। सो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम 50% फेमिलियर होगा क्योंकि वो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर उसके सिंबल्स हम देखते रहते हैं। देन असेंबली लैंग्वेज का हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा। अगेन इसमें नॉमिक्स है, लोड तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज मल एंड व्हाट इज डिव, बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो थोड़ा सा उसके मुकाबले में मुश्किल हो जाता है। पर ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक काम करवाया है कि एक बी को मल्टीप्लाई किए एच से एंड देन 2 से डिवाइड किया है, दिस प्रोग्राम इज डूइंग द सेम, लेकिन जो यहाँ पर एक लाइन कर सकती है असेंबली लैंग्वेज में वो करवाने के लिए हमें 5 लाइन यूज करनी पड़ी है। हम यही कह सकते हैं कि ये जो 2 लाइन्स हैं इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 5 लाइन।
और एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड कंप्लीट तो नहीं दिया गया होगा, लेकिन अगेन 0 1 0 1 0 यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा सीक्वेंस जनरेट हुआ है, इस सीक्वेंस का मतलब भी क्या है आप देखकर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इवन बता भी नहीं सकते कि ये क्या कोड जा रहा है. दैट्स व्हाई machine language is only used by computer. We only program in either assembly language or high level language. Okay, this is hierarchy, that how a high level language is finally converting and getting to hardware. मीन जब आप एक प्रोग्राम राइट करते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या होता है कि वो फाइनली हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर, क्योंकि जब आप प्रोग्राम करते हो मशीन के लिए लिखते हो, तो इवेंचुअली आखिर में जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर को ही कर रहा होता है. आपके मॉनिटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि आपको किस तरीके का आउटपुट दिखाए, आपके कीबोर्ड को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि इनपुट किस तरीके से ले, और आपके प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि वो किस तरीके से आपके प्रोग्राम को रन करे. So what is the first step? You write a program in high level language, and when you write a program, जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर, एक प्रोग्राम है, उस कंपाइलर उस प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड के अंदर. So the first step is that high level language is compiled by compiler and converted into assembly language. Then the code, जो कि असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, उसको एक असेंबलर, एक प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर. एंड इवेंचुअली वो मशीन लैंग्वेज का कोड जो है उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, अगेन एक प्रोसेस है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका या सीपीयू के अंदर, जो कि उसको मशीन कोड को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है या डायरेक्ट भेज रहा होता है हार्डवेयर की तरफ. तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो इवेंचुअली माइक्रो प्रोसेसर तक उस मशीन कोड को पहुंचाती है वन बाय वन. एंड देन अगेन देयर आर मेनी अदर मिनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो चल रही होती है. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट C++. C++ is a kind of high level language, number one. Then the statements are easily understandable as very near to English language. We have already discussed कि जो high level languages हैं वो English language जैसी होती हैं, इसलिए उनको समझना आसान होता है. तो C++ is one of them. We are not discussing the history of C and how C++ came into existence. थोड़ा बहुत इसके बारे में discuss करते हैं, लेकिन if you are more interested in history or the versions of C++, then you can Google it and read about it. के बारे में पढ़ सकते हो. बट हम जस्ट एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं C++ का, बिकॉज हमारा मेन फोकस जो है वो आगे ये रहेगा कि हमें इस पे प्रोग्रामिंग करनी कैसे है. सो C++ जो है उनको कुछ राइटर्स ने कहीं कहीं मिडिल लेवल लैंग्वेज का भी नाम दिया हुआ है, बट मिडिल लेवल लैंग्वेज इज नॉट एन एक्चुअल टर्म. बेसिकली C++ जो है वो आपको लो लेवल फंक्शनैलिटी भी देती है. ठीक है, लोअर लेवल फंक्शनैलिटी मीन्स कि आप C++ के थ्रू मेमोरी एड्रेसिंग पे काम कर सकते हो, कुछ ऐसे फंक्शंस कॉल करवा सकते हो जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सके. यूजुअली हम C++ उसको चूज करते हैं जब हमें ऐसी लैंग्वेज ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करने हो, पहली बात तो जिनको स्पीड चाहिए हो, क्योंकि इट्स वेरी नियर टू हार्डवेयर. इसमें कम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन के. So if you need a program which is more speedy, आप C++ चूज करते हो. इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको लो लेवल फीचर्स चाहिए हो. Now it was created in 1979, and C++ is basically extension of C. So there is a huge history behind it, how C++ came into existence, how before then how C came into existence, how C was made by Danish City and so on, and how the versions are standardized by ANSI. So if you want to know about it या इसको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना हो तो आप इसको गूगल कर सकते हो. Now C++ पे ग्राफिकल प्रोग्राम भी लिखे जा सकते हैं, इट्स पॉसिबल, बट यूजुअली ज़्यादातर कंसोल प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज ग्राफिकल प्रोग्रामिंग C++ में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. उसके लिए जो दूसरी न्यू लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है.
और इस कोर्स के अंदर भी, कंप्लीट कोर्स के अंदर भी हम कंसोल प्रोग्राम्स ही लिखेंगे ना। कंसोल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? वो प्रोग्राम्स जो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। जैसे आप अगर कंप्यूटर में CMD की कमांड देते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। सो कमांड प्रॉम्प्ट इज बेसिकली योर कंसोल स्क्रीन, जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन होती है जिसपे ग्राफिक्स नहीं आ सकती। लाइक विंडोज का जो जनरल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो पूरा ग्राफिकल है, लेकिन अगर जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हो तो इट्स जस्ट कंसोल स्क्रीन, या कह सकते हो कि टेक्स्ट बेस्ड जो स्क्रीन है उसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। द मेन पॉइंट अबाउट C++ व्हिच इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई चीज स्मॉल में लिखी हुई है, स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई है या लोअर केस में लिखी हुई है तो आप वो लोअर केस में लिखोगे, और अगर कोई चीज अपर केस में दी गई है तो आप अपर केस में लिखोगे। और दिस मीन्स दैट दिस ABC which has a capital A, it is not same as this ABC which has a स्मॉल है। ये दोनों जो है वो अलग अलग चीजें कहलाएंगी हमारे C++ के प्रोग्राम के अंदर। Okay, now about the compilation process. We have already discussed कि C++ का प्रोग्राम या किसी भी हाई लेवल, मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम कंपाइल होते हैं, या कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। तो इस कंपाइलर के प्रोसेसिंग के अंदर इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है? जो पहला स्टेप है वो है प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस हम डिस्कस करें, ये हम C++ का डिस्कस करें, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ C++। इसका पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग, जो बेसिकली आपका जो कोड आप टाइप करोगे, जो प्रोग्राम आप टाइप करोगे, उस प्रोग्राम को जो है वो मॉडिफाई करेगा इस सेंस में कि हम प्री डिफाइन क्लासेस यूज करेंगे या हम प्री डिफाइन हेडर फाइल्स यूज करेंगे, जिसमें वो कोड मौजूद होगा या वो प्रोग्राम्स मौजूद होंगे जो पहले से बने बनाए होंगे, ठीक है। किसी प्रोग्रामर ने पहले से ही कुछ चीजों के प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व करके कुछ कोड को लिखा हुआ है, जिस कोड को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। हमारी स्टार्ट ही इन चीजों से होगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पहले से बना बनाया कोड अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप उस पहले से बने बनाए कोड को आप ऐड करते हो, तो पहला स्टेप जो प्री प्रोसेसिंग का क्या करता है कि जो कोड हमने ऐड किया होता है उस कोड को अपने हमारे कोड जो कि हम कोड लिखते हैं उस कोड के साथ मर्ज करके फिर उसको एक फॉर्म में ले आता है, एक वे में ले आता है कि अब उसको कंपाइलेशन के लिए रेडी करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप जो है कंपाइलेशन का होता है। जब वो कोड शामिल हो जाता है जो कि पहले से मौजूद है और उस कोड के साथ जो कि हमने लिखा है, देन वो कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड के अंदर और एक ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। देन थर्ड स्टेप जो है वो लिंकिंग की होती है। लिंकिंग में क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है, वो दूसरी फाइल के साथ मर्ज होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल आपस में मर्ज होती हैं और इवेंचुअली हमें जो है वो एक आखिरी फाइल मिलती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो इस मर्जिंग के अंदर दो तीन तरह की फाइल्स मर्ज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोग्राम एक से ज्यादा फाइल्स पे कंटेन करता हो, तो हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स हो सकती हैं। या फिर जब आप प्री डिफाइंड कोड या प्री क्रिएटेड कोड जब अपने प्रोग्राम में शामिल करते हो, तो उसकी लाइब्रेरी फाइल्स भी हमारे प्रोग्राम के साथ मर्ज हो रही होती हैं। तो जो वो लास्ट स्टेप में मर्ज हो रही होती है, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग कहते हैं। लिंकिंग होने के बाद ही एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल वो फाइनल फाइल होती है जिसको आप चला सकते हो, जो आपका प्रोग्राम होता है, जिसको आप रन कर सकते हैं। हम इन सारे स्टेप्स को विजुअली भी वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप अपनी सोर्स फाइल जो है वो राइट करोगे, ठीक है, यानी आप वो एक तरीके का यूज करोगे कि आप अपना प्रोग्राम टाइप करोगे, ठीक है। सो प्रोग्राम फाइल जब राइट होंगी तो उनकी जो एक्सटेंशन होगी या जो उनकी टाइप होगी वो होगी .cpp, ये .c हो सकती है, .csx हो सकती है। हम जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो होगी .cpp। देन प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग के लिए जो है वो एक प्री प्रोसेसर कमांड भी यूज होती है जिसको हम भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस कमांड को यूज नहीं करेंगे। वी विल सी कि हम इसका ऑल्टरनेटिव प्रोसेस क्या तरीकेकार हम यूज करेंगे इस कंपाइलेशन के लिए।
लेकिन जनरली बैक पे एक प्री प्रोसेसिंग फाइल होती है या प्रोग्राम होता है जिसको CPP कहते हैं। क्या करेगा, हेडर फाइल आपके कोड में इंक्लूड कर देगा और एक न्यू टाइप की फाइल जनरेट हो जाती है जो कि .i या .ii होती है। देन उसके बाद कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है जिसके लिए आपका GCC कंपाइलर या G++ कंपाइलर यूज हो रहा होता है। इट्स अगेन अ प्रोग्राम जो कि कंपाइल कर रहा होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कोड को असेंबली कोड के अंदर, और जो फाइल जनरेट करता है उसकी एक्सटेंशन होती है .s। उसके बाद असेंबलर एक्टिवेट होता है। ठीक है, असेंबलर अगेन एक प्रोग्राम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वो क्या करता है कि आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड के अंदर, एंड देन आपके पास जनरेट होती है एक ऑब्जेक्ट फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है .obj या .o। फाइनल स्टेप उसके बाद लिंकिंग वाला। लिंकिंग में अगेन सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल आपस में कंबाइन होती हैं एंड हमें फाइनल फाइल मिल जाती है .exe। एंड मे बी मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, तो .exe फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जिनको हम रन कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स आपको अलग अलग करने पड़े तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव फॉर्चुनेटली वी हैव IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। There are many IDEs, but one of them which we are using in this course is Dev C++, Dev ID. We will be using version 5.11. आपको आपकी मर्जी है, आप कोई भी वर्जन लेटेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो नंबर वन, व्हाट इज IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली इट्स जस्ट अ एनवायरनमेंट, कह सकते हो कि एक प्रोग्राम होता है जो कि विंडोज बेस्ड प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आप जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हो, एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको एक एरिया मिल जाता है, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। इसी तरह C++ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए डिफरेंट IDEs मौजूद है जो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट देती है जहाँ पे आप नंबर वन प्रोग्राम को राइट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई एरर किया है, आपने कोड को गलत टाइप किया है, तो आपको एरर मैसेजेस दे सकता है और दूसरी और इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है अबाउट कि क्या कौन सी लाइन पे इस पर काम कर रहे हो, आप कोड किस तरीके से टाइप कर रहे हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर डिस्प्ले हो जाती है। इस वक्त आपकी फाइल का नाम क्या है एक्सेट्रा। वी विल गो थ्रू इट, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा इसमें मेन्यूज होते हैं, जैसे हर विंडोज प्रोग्राम में मेन्यू होते हैं, या हर किसी भी ऑपरेटिंग, आजकल तो हर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन्यूज होते हैं। लाइक आप एडिटिंग करना चाहो आप मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हो, कंपाइलिंग करना चाहो कर सकते हो, लिंकिंग भी इसी में हो जाएगी। डिबगिंग मीन्स if your program is not working as it is designed for, तो आप डिबगिंग कर सकते हो। इवेंचुअली आखिर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो कि वो उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। ये सारे के सारे स्टेप्स इस IDE में बाय यूजिंग जस्ट वन क्लिक हो भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि बैक पे जो है वो क्या कुछ होकर इवेंचुअली आपको रिजल्ट भी दिखा देगा। बट वी शुड नो कि उसके लिए कौन कौन सी फाइल्स यूज होती हैं। सो बेसिकली जब आप एक बटन पे क्लिक करते हो तो वो प्री प्रोसेसिंग के लिए CPP भी चला देता है, G++ कंपाइलेशन भी करता है, असेंबलर भी खुद ही चलाता है, इवेंचुअली आखिर में हम आपको रिजल्ट भी दिखा देता है। Okay, now let's start with a demo of Div C++ IDE. This basically comes from development, the short form of development, Div. We'll just get a small introduction of it. एक छोटा सा प्रोग्राम इस पे लिखेंगे, उसको टाइप करेंगे, कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो चलता है। प्रोग्राम को हमें सेव कैसे करना है, हमें पुराने अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है उसको ओपन कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन जो है वो उसको देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग गूगल पे आप Div C++ लिखो और जो भी ID आपको मिलती है 5.11 का जो भी लिंक आपको मिलता है, ठीक है, वो 5.11 आप डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होगा, यू जस्ट हैव टू प्रेस नेक्स्ट 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 और वो आपके PC पे इंस्टॉल हो जाएगी। सो इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको आप हम रन करते हैं और रन करने के बाद किस तरीके से प्रोग्राम टाइप करेंगे, कैसे कंपाइल, थोड़ा सा इसका डेमो देखते हैं। ओके, जैसे ही आप Div C++ को इंस्टॉल करोगे उसके बाद एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। आप जस्ट उस आइकन पे डबल क्लिक करो और आपकी ID जो है वो ओपन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग इट विल बी ब्लैंक
अब आपको जो है वो सबसे पहला काम जो करना है वो एक न्यू फाइल ओपन करनी है जिसमें आप अपना कोड टाइप कर सको। तो उसे करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कॉर्नर में यहाँ पर एक वाइट कलर का आइकन नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है, जूम करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। तो ये आइकन पे आप जैसे ही माउस लेकर जाओगे आपके पास यहाँ पर न्यू का वो आ जाएगा ऑप्शन। इसके अलावा फाइल के मेन्यू में आप जा सकते हो। फाइल के मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। उस न्यू के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक सोर्स फाइल का, एक प्रोजेक्ट का। अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक है, हम सोर्स फाइल से ही शुरू करेंगे और इनसाइड द कोर्स हम सोर्स फाइल ही क्रिएट करेंगे क्योंकि हम इतनी C++ कवर नहीं कर पाएंगे कि हम पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। So as it is a just a programming fundamental course, so हम सिर्फ C++ का स्टार्टिंग इनिशियली जो सिंटैक्स है जो चीज़ों का वही हम देख पाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी आपको इस पर नजर आ रही होगी फाइल के मेन्यू में न्यू के आगे, कंट्रोल एन की। सो इफ यू आर अ कीबोर्ड फैन यू कैन आल्सो यूज कंट्रोल एन। कंट्रोल और एन जब प्रेस करोगे तब भी आपकी न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। सो otherwise the best option is this icon. Just click on this icon। नीचे आपको दो ऑप्शन दोबारा मिल गए, सोर्स फाइल के और प्रोजेक्ट के। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई फाइल बनी बनाई सेव हो तो आप ओपन के थ्रू इसको ओपन कर सकते हो। आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे आपको वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे लेकर चला जाएगा जहाँ पे आपकी डिफरेंट C++ की फाइल्स मौजूद होंगी। जो फाइल C++ की होंगी उन पे आप जब माउस लेके जाओगे तो टाइप C++ सोर्स फाइल लिखा हुआ आ रहा होगा या ये आइकन ही आपको बता रहा होगा उसका कि वो CPP की फाइल है। सो खैर हम ओपन पे तो बाद में काम करेंगे जब हम अपनी फाइल सेव करेंगे। अदरवाइज बाकी ऑप्शन तकरीबन सेम तरीके से का, क्योंकि विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट पे बनी हुई IDE है तो वही तकरीबन ऑप्शंस हैं जो विंडोज में आपको हर प्रोग्राम के अंदर मिलते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं, सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं, आपकी न्यू सोर्स फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। अच्छा, अभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट वैसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास पुरानी इंस्टॉल्ड है, तो जो डेव समटाइम्स अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेती है और इसको अगर आप दोबारा जब आप न्यू इंस्टॉल करोगे तो आपको दो विंडोज जो हैं वो इसके अंदर नजर आएंगी, एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर विंडो और एक रिपोर्ट विंडो। रिपोर्ट विंडो पे जब आप क्लिक करो, क्योंकि मैंने इसको मिनिमाइज किया था इस वजह से ये नहीं नजर आ रही। अगर आपके पास भी पुरानी इंस्टॉल्ड है देव और आपको रिपोर्ट विंडो नहीं मिल रही तो आप सबसे पहले क्लिक करो व्यू में और फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो पर क्लिक करो। रिपोर्ट विंडो जब आपके पास आ जाए तो उसको थोड़ा सा देखो कि अगर ये ऐसे छोटी है तो यहाँ से ड्रैग करके इसको आपको थोड़ा सही साइज पे लेकर आना है और यहाँ पर कॉर्नर में उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट विंडो है वो सही जो उसका पोजीशन है वहाँ पे चली जाएगी। इसके अलावा हमारे पास सेकंड विंडो थी प्रोजेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आप क्लिक करो, इस तरह ओपन हो जाएगा। इसके साइड पे डबल क्लिक करो तो अपनी सही जगह पर वो पहुंच जाएगा। इसको भी आप रीसाइज कर सकते हो। मैं ये यूजली विंडोज बंद कर देती हूँ ताकि कोड जो है वो पूरी स्क्रीन पे नजर आ सके। सो अगर आपके पास कभी इत्तेफाक से ये विंडोज बंद हो जाएं, ये दोनों टैब्स बंद हो जाएं, तो आप इनको इस तरीके से व्यू में से जाकर नीचे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर फ्लोटिंग रिपोर्ट के थ्रू ओपन कर सकते हो। ओके, नाउ ये जो बीच का एरिया ओपन हो गया है विद लाइन नंबर 1, ये आपका मेन कोड की विंडो है जहाँ पे आप कोड टाइप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टाइपिंग अवर फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच इज आई एम टाइपिंग इट राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप हैश। यू कैन फाइंड हैश इन योर कीबोर्ड। 3 जहाँ है 3 की जब शिफ्ट के साथ आप 3 प्रेस करोगे तो ये साइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास ये दो ब्रैकेट्स में लेस देन, मैंने सिर्फ लेस देन का निशान पे क्लिक किया और ग्रेटर देन खुद ही आ गया। जैसे ही आप कॉमा और फुल स्टॉप जहाँ पे ये दोनों सिंबल्स वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो वील राइट IOStream। द सेकेंड लाइन इज यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट होगी। द होल आइडिया ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इज कि उनमें काफी वर्ड्स जो है वो इंग्लिश जैसे होते हैं। देन इट्स INT। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने C++ के बारे में पहले भी डिस्कस की थी वो ये है कि ये केस सेंसिटिव है।
स्मॉल लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में लिखोगे और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आप कैपिटल में लिखोगे। तो अभी तक देख रहे हो जितने भी लेटर्स मैंने टाइप किए हैं वो सारे के सारे स्मॉल में हैं। और उसके बाद फिर हमें ये इंट और उसके बाद मेन एक वर्ड है, उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स जो है आपके 9 और 0 वाले नंबर्स के साथ मौजूद हैं। देन ये दो कर्ली ब्रेसेस आते हैं, जो कि आप एक कर्ली ब्रेसेस जैसे ही प्रेस करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज दिस कर्ली ब्रेसेस आर ऑलवेज यूज इन पेयर। अगर ये ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट का एंड होना जो है वो लाजमी है। देन दिस इज द एरिया जहाँ हम अपना कोड, बेसिक कोड हम लिखेंगे। शुरू में हम इन लाइंस को इतना डिस्कस नहीं कर रहे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। वी विल डिस्कस दीज लाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर। पर फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको ये 3-4 लाइंस जैसा हम लिख रहे हैं वैसी की वैसी एज इट इज आपको लिखनी है। तो आगे भी आपके साथ यही होगा कि आप जितने भी प्रोग्राम सीखोगे उसमें ये हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड दीज ब्रैकेट्स, ये मस्ट पार्ट होंगे आपके हर प्रोग्राम का। तो आप जितने भी प्रोग्राम सीखोगे उनमें आपको ये लाइंस जो है वो लाजमी लिखनी पड़ेंगी, अनलेस कि हम कुछ न्यू वे हाउस डिस्कवर करेंगे, कुछ और चीजें डिस्कवर करेंगे जिसमें ऐड होती जाएंगी, लेकिन ये हमारा अगेन बेसिक रहेगा, ये कोड लाजमी आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगेन रिपीटिंग के ये कोड हम आगे थोड़ा समझेंगे कि ये लाइन हमने क्यों लिखी है। बट जस्ट फॉर द स्टार्ट, इंट मेन वो एरिया है जिससे जो है वो आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आप मेन लिखते हो, समझो मेन स्टैंड फॉर द मेन पॉइंट। मेन का मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका प्रोग्राम हमेशा चलता मेन से ही है। सो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा बेसिक जो टास्क है फर्स्ट लेक्चर का वो ये है कि हमें कोड किस तरीके से टाइप करना है और उसको किस तरीके से चलाना है। तो फिलहाल आपने ये प्रैक्टिस रखनी है कि जिस तरीके से मैं टाइप कर रही हूँ, आप ये देखो कि हैश और इंक्लूड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसके बाद यहाँ भी मैंने कोई स्पेस नहीं दी। तो फिलहाल आपका पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं जिस तरीके से कोड लिख रही हूँ आप भी उसी तरीके से कोड लिखोगे। देन इवेंचुअली वी विल अंडरस्टैंड कि हमने कौन सी लाइन क्यों लिखी है और कौन सी लाइन को हम किस लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। यूजिंग के बाद स्पेस है, देन नेम स्पेस है, वर्ड उसके बाद स्पेस है, एसटीडी है और आखिर में सेमीकोलन है। सेमीकोलन अगेन टर्मिनेटर्स हैं, हम बहुत सारे जगहों पे इनको देखेंगे। उसके बाद इंट है, इंट के बाद स्पेस है, मेन है, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग और कर्ली ब्रेसेस की एंडिंग की है। अच्छा, इसके बीच में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो विच इज सी आउट। उसके बाद अगेन दो लेस देन के निशान जिनको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। जब मैं एक इन्वर्टेड कॉमास टाइप करती हूँ तो दूसरा इन्वर्टेड कॉमास ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज अगेन दे ऑलवेज कम इन पेयर। अगर आप एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे तो इट इज मस्ट कि उस इन्वर्टेड कॉमा को एंड भी किया जाएगा। सो इट इज मस्ट कि इन्वर्टेड कॉमा जब भी यूज होंगे वो पेयर्स में यूज होंगे, उसकी स्टार्टिंग होगी, इसकी एंडिंग होगी। सो इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में यू कैन राइट योर फर्स्ट मैसेज जो आप प्रोग्राम की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हेलो ऑल। Now, hello all after this exclamation mark. Okay, just let's remove it for a while. Okay, फर्स्ट प्रोग्राम है तो थोड़ा सा इसको हम सिंपलेस्ट ही रखते हैं और ज्यादा सिंबल्स बीच में इन्वॉल्व नहीं करते। हेलो ऑल का सेंटेंस आप लिखकर, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास यहाँ स्टार्ट है, हेलो ऑल है, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास एंड है, उसके बाद है हमारे पास सेमीकोलन। तो ये लाइन वो हैं जो आप लिखोगे, एंड द लास्ट लाइन विच कम इज रिटर्न 0। ठीक है, सो आगे प्रोग्राम से हम देखेंगे कि हम इस लाइन की जगह अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, लेकिन जो बाकी कोड है लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7 वो हमेशा सेम रहेंगे। अच्छा, और सेकंड चीज, कुछ चीज के काफी चीजें पेयर में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्कल ब्रैकेट दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसी तरह कर्ली ब्रेसेस का है वो भी हमेशा पेयर में होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हमेशा पेयर में होते हैं। सो जो जो चीजें पेयर में है उनका सेकंड बार ऑटोमेटिकली देर जो है वो फिल आउट कर देता है।
कि यहाँ आकर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, विच इज क्वाइट स्मॉल. एज यू कैन सी अ माइनस साइन हियर, माइनस साइन पे क्लिक करते हैं आपका कोड गायब हो गया. सो इट्स बेसिकली कोलैप्सिंग वे कि अगर आप अपने कोड को हाइड करना चाहो, असल कोड आपका स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस के एंडिंग तक, जैसे ही आप माइनस पे क्लिक करते हुए कोड आपका हाइड हो जाता है. नाउ अब इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना है और रन करना है. सो जैसे हमने डिस्कस किए थे कंपाइलेशन के प्रोसेस के, प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कंपाइलिंग होती है और लिंकिंग होती है. फॉर्चुनेटली हमें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी पड़ती. हमारे पास यहाँ पर एक ही बटन होता है, ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं. जो फर्स्ट आइकन है इट सेज कंपाइल एंड द शॉर्टकट की इज F9. The second one is run and the shortcut key is F10 and the third one is compile and run. So फिलहाल हम इन तीन ऑप्शन को ही समझ रहे हैं. इट्स वेरी इजी टू स्पॉट देम. ये बड़े मल्टी कलर और खूबसूरत किस्म के आइकन्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंपाइल, सेकंड वन इज रन एंड थर्ड इज कंपाइल एंड रन. सो यूजली हम कंपाइल एंड रन ही यूज करेंगे क्योंकि कंपाइल एंड रन करने पे आपके कंपाइलर के सारे स्टेप्स एक ही बटन के क्लिक करने पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये प्री प्रोसेसिंग भी करेगा, ये कंपाइलिंग भी करेगा, ये लिंकिंग भी करेगा, एक्सम्बल भी करेगा एंड देन जो लास्ट स्टेप पे एग्जीक्यूट वो भी करेगा. सो हम या तो अपने पास से F11 प्रेस कर सकते हैं या हम आइकन पे क्लिक कर सकते हैं. सो इफ यू आर कीबोर्ड लवर यू कैन प्रेस F11, इफ यू आर अ माउस लवर यू कैन क्लिक ऑन दिस आइटम. बट सबसे पहले हमें ये कहेगा कि आप इसको सेव करो. यूजली इट्स बेटर टू क्रिएट अ फोल्डर इन D ड्राइव, ठीक है, ताकि आपके प्रोग्राम्स हमेशा आपके लिए सेव हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू फोल्डर, ठीक है, और यहाँ उसको C++ प्रोग्राम्स का नाम दे सकते हो. बट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फोल्डर ऑफ C++ प्रोग्राम विच इज जस्ट हियर C++ प्रोग्राम, ठीक है. C++ प्रोग्राम के अंदर आप अपनी फाइल को अब नाम दो. ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स शुरू में प्लीज फाइल नेम्स के अंदर स्पेसेस को अवॉइड करो. डू नॉट गिव एनी स्पेस इन फाइल नेम. विंडोज तो अलाउ करता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के अंदर फाइल नेम के अंदर स्पेस देने की वजह से प्रॉब्लम आती है. सो इट्स बेटर कि आपका जो फाइल नेम है वो बगैर स्पेस के हो. यहाँ कुछ सैंपल्स आप देख रहे होगे जो मैंने दिए हैं. फॉर एग्जांपल खाली ये A दिया हुआ है, lab1 pro1 दिया हुआ है, lab1 program1 prog1 दिया हुआ है, prg1 दिया हुआ है, टेम्पलेट है, टैम्प है, week1 w1 p1 दिया हुआ है, w2 p1 दिया हुआ है. सो देयर आर मेनी वेज. आप इस तरह के शॉर्ट नेम्स यूज कर सकते हो जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आप कौन से हैंड आउट के कौन से वीक का कौन सा प्रोग्राम आपने टाइप किया है और किस इस तरह आपको ये फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रोग्राम ओपन करना होगा आपके लिए आसानी होगी. सो बेसिकली इट्स week 1 एंड प्रोग्राम 1. सो वी कैन राइट W1 और P1 और कंप्लीट week 1 एंड PROG1 whatever you want, ठीक है. week 1 प्रोग्राम 1 एंड वी कैन सेव इट. सेव करने के बाद फौरन ही ये प्रोग्राम जो है वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा विच इज hello all. Now as you've seen from the output which is hello all, हमें एक बात समझ. और सेकंड चीज यहाँ ये कह रहा है कि रिटर्न वैल्यू द प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 1.129 seconds. This is the time it took to execute the whole program and the return value was 0. Obviously we gave the return value 0. We can see it here कि रिटर्न वैल्यू हमने 0 ही दी थी. क्यों दी थी, किस लिए दी थी, इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लेकिन इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सी आउट विच स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट. इट्स अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन. कंसोल स्क्रीन उस स्क्रीन को कहते हैं जो टेक्स्ट स्पेस होती है, जैसे आपकी CMD की स्क्रीन और जैसी स्क्रीन हमें अभी नजर आई, ठीक है. ये स्क्रीन जो है वो कंसोल स्क्रीन का कहलाती है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं और इसमें ग्राफिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है. तो इस तरह की स्क्रीन आउटपुट को हम कंसोल कहते हैं. इस तरह की स्क्रीन को हम कंसोल कहते हैं. सो सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, ठीक है. एंड देन दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर. इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि ये इस जगह पे होना लाजमी है. ये 2 लेस देन के निशान यहाँ पे होना लाजमी है.
इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अपना कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो. इट कैन बी योर नेम, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आप टाइप करना चाहो, और आखिर में जो है वो सेमीकोलन देना लाजमी है. ओके, सो दैट्स ऑल. हमने अपना प्रोग्राम टाइप किया, उसको रन करके देखा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रोग्राम को आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पे अगेन ऑप्शंस आ जाते हैं, और यहाँ पे क्लोज कर सकते हो. इसको क्लोज कर दिया. एंड इफ यू वांट टू ओपन योर फाइल यू कैन क्लिक ऑन ओपन, और आपका जो प्रोग्राम है उसको आप सर्च कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाकर. यहाँ पे आपको 2 फाइल्स नजर आ रही होंगी, लेकिन अगेन आपको कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर CPP बना हुआ हो, ये वाला आइकन हो, तो क्लिक करो और एंटर कर दो. ठीक है, या ओपन पर क्लिक कर दो. जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी जो फाइल आपने सेव की थी वो वापस आपके पास ओपन हो जाएगी. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपको कोड लिखने के लिए कहा गया आपने उस तरीके से कोड नहीं लिखा, आपने कोई मिस्टेक की, तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल हमने सी आउट नहीं लिखा, उसकी जगह खाली आउट लिख दिया, और अब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो एरर्स विल बी जनरेटेड. तो ये जो नीचे वाली विंडो है ये एरर्स के लिए है. आप देख सकते हो पहले तो वो लाइन मरूनिश शेड में हाईलाइट हो जाएगी जहां एरर है. इसके अलावा वो एरर जो है वो नीचे शो करेगा. राइट नाउ इट्स सेइंग एरर आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप. यूजुअली जो लैंग्वेज यूज होती है एरर जनरेट करने में वो क्लियर नहीं होती, because we don't know what is declared, we don't know what is scope. So sometimes जब तक C++ आपको सही तरीके से समझ में ना आ जाए, एरर्स आपको समझ में नहीं आ रहे होते. It's just like an alien language to you. But if you follow the syntax and if you initially आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस में यही करना पड़ेगा कि जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं उनको वर्ड बाय वर्ड देखो और सही तरीके से टाइप करो. सो द प्रॉब्लम एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि एरर कौन सी लाइन में है, यहाँ है. सो यू कैन चेक दैट लाइन वन बाय वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कि आपने सही तरीके से टाइप की है नहीं की. फॉर एग्जांपल वी मिस द सेमीकोलन, आई एम प्रेसिंग F11, अगेन एन एरर इज जनरेटेड. हमने सेमीकोलन यहाँ से हटाया लेकिन एरर रिटर्न 0 में जनरेट हो रहा है, एंड इट्स सेइंग एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न. सो इट मीन्स एरर इससे ऊपर वाली लाइन में है लेकिन मरून इसको कर रहा है. सो द कंपाइलर इज अ फनी गाय. सो जो एरर जनरेट कर रहा होता है वो काइंड ऑफ एलियन ही होते हैं हमारे लिए, पर आहिस्ता आहिस्ता ये एलियन लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी. सो ऑब्वियसली वी हैव मिस्ड अ सेमीकोलन हियर. सो यू कैन मेक एज मेनी मिस्टेक एज यू वांट. आप ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, इसको मिस कर दिया आपने, ठीक है, अगेन एरर जनरेट कर देगा. नीचे वाली लाइन पे जनरेट किया और एंड सेइंग expected unqualified ID before return blah blah blah, expected declaration before curly braces token again blah blah blah. We just missed the bracket and it should have said to us कि इसको हमें बोलना चाहिए था भाई एक ब्रैकेट नहीं है, ठीक है. पर लेकिन इसके बजाय जो है वो एक अजीब मैसेज आ रहे होते हैं हमारे पास. सो इनिशियली स्टार्टिंग में जो कंपाइलर है उसके जो मैसेजेस हैं वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इनको समझने के काबिल हो जाओगे. इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली यू विल नो कि आपने मिस्टेक क्या की है. जब आपके पास मिस्टेक नहीं होगी तो आपका आउटपुट जो है उस तरीके से जनरेट हो जाएगा. लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस व्हिच आर गिवन इन वीक 1. वीक 1 में एक सिंपल सी एक्सरसाइज दी है, नॉट टू मच टू डू. ये जो सेम प्रोग्राम हमने टाइप किया था आप इसको टाइप करोगे जो कि आपके हैंडआउट में गिवन है, और उसके बाद आपने मिस्टेक करनी है. क्योंकि सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए जरूरी बात यह है कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप एरर्स ना करो, ठीक है. सो सबसे पहले ये सीखना होता है कि एरर्स कैसे होते हैं और एरर्स क्रिएट करने पर आपका कंपाइलर किस तरीके से बिहेव करता है. Now perform the following changes. Is the program running as before? If not, correct the program again. तो आपने देखना ये है जो प्रोग्राम हमने टाइप किया था उसके अंदर ये चेंजेस दी हुई हैं जो आप करोगे वन बाय वन, और फिर उसके बाद देखोगे कि आपका प्रोग्राम उसी तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा. सो अगर तो सही चल रहा है और कोई चेंजेस नहीं आए तो आप यहाँ पर लिखोगे कि नो इट इज रनिंग एज बिफोर, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो यहाँ जो दिखा दी हुई है आप लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप कहोगे कि यस इट वाज गिविंग अ प्रॉब्लम, और
प्रॉब्लम सिर्फ आपको नीचे एरर लिखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट राइट कि यस इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड व्हाट डू यू थिंक कि वो प्रॉब्लम क्यों हुआ, ठीक है। तो आप अगेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, आपको अभी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और ये चीजें हमने नहीं एक्सप्लेन की, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इनके हटाने से क्या कोई फर्क पड़ा। सो इट्स जस्ट अ ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आपके खुद के लिए है, आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करना चाह रहे हैं हम कि आपको क्या लगता है कि जब मैंने ये लाइन डिलीट कर दी तो क्या हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ या एक लाइन ना होने की वजह से क्यों एरर आया, थोड़ा सा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में 2 लाइन्स के अंदर डिफाइन करो। फिर फॉर एग्जांपल इंट मेन हमने लिखा है, सो इफ समवन इज फेमिलियर विद सी वाइड मेन लिखा करते थे तो वाइड मेन लिखकर देखो फिर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हैश इंक्लूड iostream डॉट एप्स लिखा करते थे हम सी में या दूसरे कंपाइलर्स में, तो दिव के हिसाब से आप डॉट एच लिख कर देखो, ठीक है। कोई एक सेमी कॉलन रिमूव करके देखना है आपने, ठीक है, फिर कंपाइल करो। अच्छा, हर चेंज करने के बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करो, अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखो, उसके बाद प्रोग्राम को दोबारा सही करो, ठीक है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि if not then correct the program again, so if the program is not running as before then write something else, ठीक है। कि प्रोग्राम सही नहीं चला और आपके हिसाब से क्यों सही नहीं चला, उसके बाद प्रोग्राम को जो है वो दोबारा सही करो, फिर दूसरी चेंज की तरफ आओ, ठीक है। तो 1 by 1 आपने ये चेंजेस करनी है, ठीक है। किसी एक ब्रैकेट को हटा के देखना है, मेन के बाद सेमीकोलन लगा के देखना है, सी आउट के अंदर जो सिंबल है उसको चेंज करके देखना है। तो आप ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करोगे एंड अपनी ऑब्जर्वेशन जो है, जरूरी नहीं है वो ऑब्जर्वेशन एक मतलब टेक्स्ट हो जो आपने नेट से, नो, जस्ट राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये एरर क्यों आया होगा या ऐसे क्यों नहीं हुआ होगा, आप क्या समझे हो इस चीज से, ठीक है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है और वो भले करेक्ट हो या ना हो, डजंट मैटर। द मेन पॉइंट इज वी नीड टू नो दैट दिस वाज इम्पोर्टेंट and when we removed it something happened, that's all। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि इस ब्रैकेट को हटाने से कुछ गड़बड़ हो गई, योर टास्क इज कंप्लीट, ठीक है। आपका यही आपका जो जो लेक्चर का मकसद है, ठीक है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कि आपको ये समझा देना कि C++ के जो कोड है उसका हर एक सिंबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एक सिंबल की एक बाकायदा जगह है, उसके लिखने का तरीका है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी कि हम कौन सी चीज कहाँ लिख सकते हैं और कौन सी चीज को किस चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आई होप आपको जो है वो ये सिंपल लगा होगा, क्योंकि इनिशियल इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड हमने बात अभी की भी नहीं। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।